हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे बात करूंगा किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए, क्या होने वाला है। ओवरऑल यूएस का इन्फ्लेशन डेटा है जो वेडनेसडे को आने वाला है, इसलिए मार्केट थोड़ा सा नर्वस होंगे, ये ऑब्वियस था। तो आज जो बाउंस आया था वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी, हमने देखा। और जो कल का राइज था वो सरप्राइजिंग जरूर था, लेकिन जरूर पोजिशनिंग बदलती है, क्योंकि फ्राइडे के बड़े डाउनफॉल के बाद सडनली इतना बड़ा अपसाइड आना एक सरप्राइजिंग होता है। अगर फ्राइडे को गिरा और इतनी ज्यादा पोजीशन चेंज हुई एफआईआई और डीआईआई की, तो वो क्यों हुई, क्यों एफआईआईज और प्रोज जो अपने फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन थी उसमें इतने बियरिश कैरी करके गए, और मंडे को अचानक से सारे के सारे बाय में क्यों आ गए। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी होती हैं। बड़ा पैसा क्या करना चाहता है वो कई बार रिटेलर को नहीं पता चलेगा। अब फिलहाल क्या लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आज जो डिप आया था, इसमें बहुत आज के जो बाउंस आया था उसमें बहुत सारे जो एफआईआईज और प्रोज हैं वो सेल करके गए होंगे अपनी पोजीशन को, जो बुलिश पोजीशन थी उसको कवर करके गए होंगे, और वहां पे शॉर्ट पोजीशन आज बढ़ा के गए होंगे, ये मेरी उम्मीद है। और कल इन्फ्लेशन का डेटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि अगर ये डेटा खराब आ गया गलती से ना, तो फेड जो ऑलरेडी कॉशन अप्रोच रखा हुआ है, अभी भी फेड डविश बात नहीं कर रहा है, पॉजिटिव बात नहीं कर रहा है कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है, हम खुश हैं और ये सबसे, तो वो फिर और एक रेट हाइक कर सकता है। तो वो बहुत ज्यादा जो पैसा है, लिक्विडिटी है, बहुत टाइट हो जाएगी सिस्टम में, और फिर ये बैंक क्रम्बलिंग और ये सारी चीजें जो सिस्टम फेलियर्स होते हैं, ये होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कल का इन्फ्लेशन डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद ये है कि खराब ही आएगा, मतलब इसीलिए मार्केट भी नर्वस है, लेकिन देखते हैं, शायद ये फ्लैट आए या बहुत खराब आ जाए, तो फिर डेफिनेटली ये करेक्शन का जो हम उम्मीद कर रहे थे वो होने के चांसेस हैं। कल कर्नाटका इलेक्शन भी है और उसका रिजल्ट भी आने वाला है 3 दिन बाद। तो वीकेंड में कर्नाटका इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो उसका इम्पैक्ट मंडे को दिखेगा। तो जितनी भी पोजीशनिंग होनी है, सेलिंग होनी है, हाई पॉइंट पे निकलना है, वो सारा का सारा फ्राइडे के पहले हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मार्केट अभी हो सकता है अगले 1 से 2 दिन थोड़ा सा डिप दे, फ्राइडे को थोड़ा सा आपका रेंज बाउंड होकर लोग मंडे के लिए अपनी पोजीशन बना के जाएं, ये उम्मीद मेरी है अगले 2-3 दिन की। तो राइट नाउ निफ्टी की बात करें तो निफ्टी यहाँ पे फिलहाल फ्लैट बंद हुआ है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा रेड में बंद हुआ है। इसके डीप एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज इन्वेस्टमेंट के बारे में, फिर कंटिन्यू करेंगे अपने एनालिसिस को। इन्वेस्टिंग की फील्ड में एक कहावत है, कैच देम यंग वॉच देम ग्रो। इसी तर्ज पे एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। बजाज एलियांज, जो कि इंडिया के टॉप प्राइवेट लाइफ इंश्योरर हैं, वो लेकर आए हैं आपके लिए इंडिया का पहला स्मॉल कैप इक्विटी फंड लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। इस फंड की स्टार्टिंग एनएवी सिर्फ 10 रुपए की होने वाली है। बजाज एलियांज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कंपनी है जिसका सॉल्वेंसी रेशियो 581% है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी फाइनेंशियली बहुत ही स्टेबल है। कंपनी का टोटल फंड साइज 89,701 करोड़ का है। जो नॉर्मल स्मॉल कैप फंड्स होते हैं वो बेंचमार्क इंडेक्स से काफी बेटर परफॉर्म करते हैं। आपको ये बता दो कि स्मॉल कैप फंड में 100 रुपीज इन्वेस्टेड इन 2013 आज के समय में 464 रुपीज बन चुका है, मतलब 4.64 टाइम रिटर्न्स दे चुका है। जो बीएससी स्मॉल कैप फंड है वो लास्ट 20 ईयर्स में 18.7% का एनुअल रिटर्न दे चुका है, जिसको सीएजीआर के तौर पे आप देख सकते हैं। और लास्ट 10 ईयर्स में इन्होंने 16.9% का सीएजीआर रिटर्न दिया है। और सबसे बड़ी बात, लास्ट 3 साल में 39.9% का सीएजीआर ग्रोथ इन्होंने दिया है। इसी तरीके से अगर आप बजाज फंड्स के जो भी परफॉर्मेंस देखेंगे पास्ट के, तो आप एक अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद यहाँ पे कर सकते हैं इस एनएफओ से। यहाँ पे आपको बता दो कि बजाज एलियांज के 5 टॉप फंड्स ने 20% से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं एनुअली पिछले 3 सालों में। अब यहाँ पे एक और फायदा है, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स तो आपको मिलते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका जो मंथली प्रीमियम जिससे आप ये शुरू करते हैं, उसका 120 टाइम्स का लाइफ कवर आपको पहला प्रीमियम देते ही मिलने लगता है। यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं अंडर सेक्शन 80C, और जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो टैक्स फ्री होता है अंडर सेक्शन 1010D अप टू 2.5 लाख ऑफ एनुअल प्रीमियम पेड। तो देर किस बात की है दोस्तों, भविष्य के पोटेंशियल विनर्स पे आप आज ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग 2000 रुपीज ओनली। आप इस वीडियो के पिन कमेंट में चेक कर सकते हैं, लिंक है, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। तो आज ही आप बजाज एलियांज के स्मॉल कैप इक्विटी फंड्स के एनएफओ, जो कि 3 मई से खुला है, इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसमें कुछ ही समय बचा हुआ है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, और कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं अपने वीडियो में एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं निफ्टी के लेवल्स के बारे में, क्या लग रहा है निफ्टी में। तो निफ्टी में जो आज कैंडल बना है वो रेड है। आपने देखा कि अपर विक भी बना हुआ है, छोटा सा लोअर विक भी बना हुआ है।
अगर हम देखें पिछले 2 कैंडल और उसके पहले का कैंडल, तो यहाँ पे कुछ एक निष्कर्ष आपको नहीं निकलेगा। लेकिन जो एक जिस एरिया से आज सेलिंग आई है, वो एरिया टेक्निकली एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है? 18,300 320 का एरिया एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये लेवल 240 के आसपास का तोड़ देते हैं कल के दिन, तो हम यहाँ से करीब-करीब 18,150 की तरफ जा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैं कॉशन की बात कर रहा हूँ, तो कॉशन में बहुत बड़ी सेलिंग नहीं आती है नॉर्मली। वो इवेंट के बाद बहुत बड़ी सेलिंग आती है अगर इवेंट खराब हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी सेलिंग की उम्मीद तो करना सही नहीं रहेगा। लेकिन अगर यूएस मार्केट, क्योंकि यूएस मार्केट थोड़ी डामाडोल है, डॉलर फिर से ऊपर की तरफ भाग रहा है, रुपये भी आज कमज़ोर हुआ है, तो मुझे लगता है यहाँ पे अगर ठीक-ठाक एक सेलिंग भी आई तो 80 टू 100 पॉइंट की सेलिंग निफ्टी में आ सकती है। तो मेरा जो एक बेस्ट केस सिनेरियो वो ये है कि निफ्टी 18,150 से 180 के आसपास जाके बंद हो इन्फ्लेशन डेटा के पहले। और फिर अगर इन्फ्लेशन डेटा खराब आएगा तो फिर आपका जो बहुत बड़ा फॉल उम्मीद कर रहे हैं वो फॉल ठीक-ठाक आएगा, बहुत बड़ा फॉल नहीं आएगा, और फिर आपका फ्राइडे को कर्नाटका इलेक्शन के हिसाब से मार्केट पोजीशन करेगा। तो फिलहाल कोई भी बाउंस कल के दिन फिर अगेन सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर हम डाउन साइड में जाते हैं और 18,150 160 एरिया आता है, मान लो सुबह ही आ जाता है, कोई गैप डाउन होता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो वहां पे थोड़ी बहुत आपको बाइंग भी मिलेगी। लेकिन नेट क्लोजिंग 18,150 से 200 के बीच में कहीं पे मुझे लग रहा है होनी चाहिए कल। अब बैंक निफ्टी तो कोई भी गैप डाउन मैंने बता दिया है कहाँ पे, 150 पे बाइंग एरिया है और करीब 330 के आसपास जो है वो सेलिंग एरिया है, वहां पे सेल करना है अगर गलती से भी गैप अप होता है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे, बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग था फिर बहुत वीक हो गया आज के दिन। तो बैंक निफ्टी का जो कैंडल है वो ज्यादा थोड़ा सा बेयरिश हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो निफ्टी है उसमें एक और चीज आपको आरएसआई में डाइवर्जेंस दिखेगा। जो आरएसआई है वो आपका डेली में और आवरली में बहुत ही बेहतरीन बियरिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है, जो कि अच्छा न्यूज नहीं है। अगर निफ्टी यहाँ से टूटा तो अगला जो लेवल है जो मुझे दिखता है 18,050 तक आराम से आ सकता है। बैंक निफ्टी में वो डाइवर्जेंस आज बनना शुरू हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 43,190 पे हम बंद हुए हैं। अगर 43,050 टूटा तो 42,800 850 का लेवल आ सकता है। क्या मार्केट वहीं पे बंद हो जाएगा? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है 43 के अगल बगल कहीं पे बंद होने की कोशिश करेंगे अगर बियरिश माहौल रहा, और हो सकता है कल भी मार्केट जाए नीचे फिर रिकवर हो और फ्लैट बंद हो, ये भी हो सकता है। लेकिन गैप अप कहां पे सेल होगा इसका? 43,350 के आसपास अगर मिलता है 150 पॉइंट का अपसाइड, तो वहां पे एक सेलिंग एरिया बन सकता है। आपका जो बड़ा बियरिश जो मूव होगा वो 43,050 के नीचे ही आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। अगर 43,050 के हम नीचे गए तो फिर जो आपका सपोर्ट है वो 42,800 850 पे है, और वो भी अगर टूट गया तो 42,500 पे है। तो 42,500 एक अभी सिनेरियो है, जब तक ये होल्ड करता है माहौल बहुत बियरिश नहीं होगा। 42,500 टूटे तो उसके बाद आपको बियरिश हो जाना है, क्योंकि फिर पोजिशनल मार्केट जो है काफी बियरिश हो जाएगा। निफ्टी में 18,040 का एरिया है जिसके नीचे मार्केट काफी बियरिश हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात कर लें एक और चीज, जो विक्स है। विक्स यहाँ पे धीरे धीरे राइज कर रहा है, विक्स में एक ब्रेकआउट देखा गया है। मुझे लगता है वॉलेटिलिटी यहाँ से स्पाइक हो सकती है बहुत तेजी से। तो वॉलेटिलिटी का खेल अगले 2 से 3 दिन 4 दिन रहने वाला है। कर्नाटका इलेक्शन है, इन्फ्लेशन डेटा है, तो उस पर आपको नजर थोड़ी बना के रखनी पड़ेगी। मिड कैप इंडेक्स आज इससे अच्छा मूव दिखाया था, लेकिन इसमें इनवर्स हैमर कैंडल बनाया है डेली टाइम फ्रेम में। आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टॉप फॉर्मेशन की कंफर्मेशन। जब बॉटम बना था, कहां पे बना था बॉटम? ऑलमोस्ट 28 मार्च को, जहां से ये रैली शुरू हुई थी। तो 28 मार्च 28 मार्च का जो एक कैंडल है वो भी हैमर है। तो हैमर कैंडल पे काफी ट्रस्ट करते हैं लोग। मुझे लगता है यहाँ से मिड कैप में भी अब थोड़ी सी सेलिंग आपको मिलेगी। तो नेट अगर आप देखें तो काफी सारे बैंक हैं टेक्निकल ओवरबॉट जोन में है, मिड कैप इंडेक्स ओवरबॉट जोन में है, साइन दे रहा है कि मुझे यहाँ से थोड़ा सेलिंग आ सकती है, गिरना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट की जिद और ये जो इंडेक्स मैनेजर्स हैं इनका खेल कब तक चलता है। लेकिन जब कर्नाटका इलेक्शन टाइप के इवेंट होते हैं और गलती से भी अगर जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी हार जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा फॉल आएगा। तो और वो 1 से 2 दिन चलेगा। तो मंडे के दिन रिजल्ट रिएक्शन होगा, तो मंडे ट्यूसडे आपको माहौल बेयरिश रहेगा अगर गलती से भी बीजेपी की सीट्स 80 से कम आती है, 80-85 से कम आती हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और अगर गलती से कांग्रेस अकेले 110-115 के आसपास पहुंच जाती है, तब तो काफी मुझे लगता है कि, क्योंकि कांग्रेस अकेले सीट मतलब अकेले सरकार ना बना पाए वो मार्केट फिर भी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अगर कांग्रेस की अकेले ही
115 120 ऐसे सीट आ जाती हैं, डेफिनेटली वो बहुत बेरिश होगा। अकेले सरकार नहीं बनानी चाहिए। अगर सरकार में फंसता है नंबर गेम तो फिर बीजेपी शायद मैनेज कर ले। तो ये सारी चीजों को देख के मार्केट बिहेव करेगा। लेकिन पूर्ण बहुमत और अकेले कांग्रेस की गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन काफी सारा इस बार एंटी इनकम्बेंसी है, लोग परेशान हैं, पता नहीं क्यों सीएम कैंडिडेट से या जो भी, तो उस पर थोड़ी सी नजर रहेगी। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इलेक्शन में काफी एक माहौल रहता है, बढ़िया टीवी देखते हैं, माहौल रहता है, कौन जीत रहा है नहीं जीत रहा है। तो इलेक्शन रिजल्ट सैटरडे को आई थिंक आने वाला है, तो उसका रिजल्ट बहुत बड़ा एक लीडर फैक्टर रहेगा यहाँ पे। उसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक, अदानी का जिस दिन न्यूज आया उस दिन से पब्लिक सेक्टर बैंक धड़ाधड़ गिर रहे हैं। 4220 था ये और 4000 आ गया, मतलब ऑलमोस्ट 5% ऑलरेडी गिर चुका है। आप सोचो बैंक निफ्टी अभी बिल्कुल नहीं गिरा है, लेकिन पीएसयू बैंक ऑलरेडी 5% गिर चुका है और अभी भी गिर रहा है, और आज भी 2.5% 2.7% डाउन था। मुझे लगता है यहाँ पे काफी सेलिंग आ सकती है। ये जो क्लोजिंग है ये एकदम सपोर्ट पे है, ये सपोर्ट टूटा तो इसके नीचे फिर आपका करीब करीब 3% का फॉल है। तो जब ओवरऑल मार्केट का ही माहौल बिगड़ने वाला है तो पीएसयू बैंक ज्यादा आगे रह सकता है गिरने में। तो जो भी आपके पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे बैंक पे आप फोकस करो, बाउंस पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ये दे रहे हैं। आईटी यहाँ पे अच्छा कर सकता है डेफिनेटली। आईटी जैसे ऑलरेडी काफी बीटन डाउन है, मैं पहले से बोल रहा हूँ, आईटी में मैं बिल्कुल बेयरिश नहीं हूँ। मेरे पोर्टफोलियो जो मैंने थोड़ा बहुत बनाया है वो आईटी में ही बनाया है, तो मेरा डेफिनेटली आईटी में व्यू अभी भी बुलिश ही है। और आईटी यहाँ पे गिरेगा, ऐसा नहीं गिरेगा नहीं, लेकिन गिरने के बाद बाउंस बैक जल्दी करेगा। लेकिन बैंक यहाँ पे सबसे बड़े कल्प्रिट हो सकते हैं अगर यहाँ से मार्केट गिरा। उसके अलावा रिलायंस की बात करें तो रिलायंस ऑलरेडी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया पे है जिसको कहते हैं 200 डे मूविंग एवरेज, उसी एरिया पे भटक रहा है। यहाँ से मुझे एक लगता है कि एक करेक्शन आ सकता है 2420 तक का, और वो करेक्शन के बाद ये जो इलेक्शन और ये सब न्यूज हो जाएगा उसके बाद ये एक बाउंस बैक करे और फिर 2480-90 का एरिया तोड़ दे, तब ये अच्छा ब्रेकआउट देगा। क्योंकि उसके बाद जब ये ऊपर निकलेगा तो कम से कम 100-150 पॉइंट्स का अपसाइड होगा। तो अगर आगे चल के रैली आनी भी है तो उसके पहले एक डिप जो है वो इलेक्शन का मुझे लगता है माहौल लेकर आ सकता है। तो ये ओवरऑल व्यू है बैंक्स के ऊपर। सारे बैंक्स अभी बेयरिश हैं। एसबीआई आप ऑलरेडी देख रहे हो, काफी अच्छा फॉल इसने दिया है अपने हाई से, ऑलमोस्ट 1.7% डाउन था आज एसबीआई। मुझे लगता है अगला जो नंबर आने वाला है डाउन साइड के लिए वो आईसीआईसीआई बैंक, कोटक और एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक में अभी भी काफी फॉल है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था जो भी ये हुआ है, जो एमएससीआई की इवेंट या न्यूज हुआ है, इसके बाद अभी भी एक दिन में सेलिंग नहीं थमेगी। मेरा जो अभी इसमें टारगेट बन रहा है, अगर हम 1620 का एरिया तोड़ते हैं, अभी 1643 पे है, अगर 1620 टूटा तो 1570 और 1555 ये दो लेवल आने के चांसेस ज्यादा है। तो 1570 पहला टारगेट होगा, 70-80 के आसपास यहाँ तक हम पहुंच ही सकते हैं। और अगर वो भी होल्ड नहीं करता है तो जो अल्टीमेट मेरा है 1550 के आसपास टारगेट आ रहा है ओवरऑल एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी भी इसी हिसाब से प्रोपोर्शनेट गिर रहा है, दोनों एक ही जैसे बिहेव करते हैं आजकल, क्योंकि इनका दोनों का विलय होने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और पिन कमेंट जरूर चेक कर लीजिएगा। बजाज एलियांस का जो स्मॉल कैप फंड आया है, उसका जो एनएफओ आया है, उसके बारे में ज्यादा डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। पॉलिसी बाजार है जहाँ पे जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इसको चेकआउट कर लीजिएगा। वीडियो के पिन कमेंट और लिंक में मैंने दे दिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मैंने बजाज एलियांस का जो एनएफओ आया है उसके बारे में मैंने यहाँ पे दे दिया है। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो लिंक को क्लिक करके आप जा सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगी और जानकारी। एनएफओ 3 मई से खुल चुका है, तो ऑलरेडी ओपन है, तो इसमें काफी कम दिन बचे हुए हैं, तो जरूर इसको आप अवेल करिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक।